हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डैम्स की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी एंशंट है। एंशंट इजिप्ट के अंदर पहली दफ़ा डैम बनाया जाता है जिसको साद अल कफारा के नाम से जाना जाता है। इस डैम का मकसद था कि उस रीजन के अंदर डाउन स्ट्रीम जो एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करना। दूसरा रीजन था कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उनको भी ग्रोथ करना था। तीसरा जो बड़ा रीज़न था वो फ्लड्स को कंट्रोल करना। दोस्तों, इसी तरीके से दुनिया के बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे रीजन्स में वाटर रिजर्वियर्स और डैम्स बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं ये डैम्स। इनकी जाइंट स्ट्रक्चर्स होती है, जाइंट कंस्ट्रक्शंस होती है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं और बहुत सारा टाइम भी, ह्यूमन रिसोर्स, एनर्जी, पैसा, सारी चीज़ें लगती है। डैम्स के ऊपर बहुत सारे स्टडीज हुई है दोस्तों। 2014 का एक स्टडी था, ऑक्सफोर्ड ने एक स्टडी किया था जिसमें 1473 डैम्स, दुनिया के बड़े बड़े डैम्स को स्टडी किया है। उसमें कहा गया कि फ्यूचर में क्या डैम्स वाइबल है किसी भी एरिया के लिए, किसी भी रीजन के लिए, विद द रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके मुनासिबत से क्या डैम्स फ्यूचर के लिए वाइबल है, क्या फ्यूचर के लिए इतने बड़े डैम्स पे इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं। तो इसमें कहा गया कि लुब-लुबाब ये है कि इसमें जो स्टडी है उसमें कहा जाता है कि डैम्स की फ्यूचर वाइबिलिटी उनको नज़र नहीं आती। एक तरफ तो इससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी तरह दोस्तों, दुनिया में जो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है इसकी वजह से, डैम्स की वजह से ये भी मुतासिर होता है। अब यहाँ पे देखना ये है कि साउथ एशिया में क्योंकि दुनिया की 20% पॉपुलेशन रहती है और मोस्टली ये ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज शेयर करते हैं। यानी कि एक जगह पर अगर पानी का रिसोर्स है तो वो दूसरे कंट्री में, दूसरे रीजन में फ्लो होता है। सो इसीलिए इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा है रीजन्स के अंदर। इसी तरीके से इंडिया भी भूटान से हाइड्रो पावर लेती है और इस तरह बांग्लादेश को फिर आगे फर्दर सेल भी करती है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जगहों पे डैम्स बनाए गए हैं और क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली पैटर्न्स हमें पाकिस्तान के अंदर भी मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 150 डैम्स बनाए गए हैं, छोटे बड़े डैम्स मिला के, जिसमें मांगला, तरबेला, ये सारे डैम्स शामिल हैं। इसी तरीके से दोस्तों 2006 के अंदर पाकिस्तान में एक कंसेंसस डेवलप होती है, एक ऐसा डैम बनाया जाए जो कि फ्लड्स को कंट्रोल कर सके। दूसरा, उनका जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको जनरेशन के लिए। इसी तरह दियामर बाशा डैम, वो इटसेल्फ एक अजूबा तो है, जाइंट स्ट्रक्चर तो बनने जा रहा है, मगर उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या चीजें इफेक्ट हो सकती है। सबसे पहले तो लोकल पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो रही है। लोकल पॉपुलेशन का मानना यह है कि उनको एक जो पैकेज दिया गया है उससे सेटिस्फाई नहीं है और इसीलिए फ्रॉम द लास्ट 20 डेज वो रोड पे निकले हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 31 चार्टर ऑफ डिमांड्स के साथ वो मौजूद है। उसमें एक अनोखा डिमांड ये भी था कि वो चाहते हैं कि वापडा का जो फोकल पर्सन है, यानी वापडा की जो एक फ्रेंचाइज होगी, यानी फोकल पर्सन का जो ऑफिस होगा, वो चिलास सिटी जो उनका बनता है, जिस डिस्ट्रिक्ट का जो कैपिटल है वो बेसिकली चिलास सिटी है, उसमें वो चाहते हैं कि वहां पे उनका ऑफिस हो ताकि जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर डैम से जो इफेक्ट हो रहे हैं वो अपनी ग्रीवेंसेस वगैरह वहां पे सबमिट कर सके और तमाम उनके मामला है वहां से तय हो। छोटे डिमांड होने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके जो इदारे हैं वो क्यों नहीं कर रही है, इस पे भी एक सवाल हो सकता है। अब एक और भी डायलेमा इसमें ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान करंट जो चीफ मिनिस्टर जो है वो बेसिकली इस रीजन से है, दियामर डिस्ट्रिक्ट से है। अब दियामर डिस्ट्रिक्ट से होने के बावजूद वहाँ के लोकल्स का इतने बड़े ग्रीवेंसेस पैदा होना और वहाँ के लोगों के इतने बड़े ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व नहीं करना है, वो भी एक सवालिया निशान है कि क्यों ऐसा होता है। दूसरे जानिब दोस्तों, इसमें जो असल इम्पैक्ट है वो हिस्टोरिकल हेरिटेज का मर्डर है। एक तरफ तो पाकिस्तान हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करने, कंजर्वेशन करने के लिए काम कर रही है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान का इतना बड़ा हेरिटेज को पानी के अंदर सबमर्ज कर रहे हैं। कहा जाता है दोस्तों तकरीबन 50,000 रॉक कार्विंग्स इस रीजन में मौजूद है। उसके अलावा 5,000 पेट्रोग्लिफ्स इस रीजन में मौजूद है। एंशिएंट यूनिवर्सिटी भी इधर है और कहा जाता है दियामर डिस्ट्रिक्ट को सोशल साइंटिस्ट का लेब भी कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए हेवन भी कहा जाता था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें मौजूद है जिसको स्टडी करने की ज़रूरत है, जिसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को फ़ायदा हो सकता है बल्कि पूरे पाकिस्तान की भी इसमें एक गुडविल और इमेज बन सकता है। सो इसी तरह दोस्तों ये दूसरा पर्सपेक्टिव था जिसको देखने की ज़रूरत है। वापडा की तरफ से, जो कि वापडा जिम्मेदार इदारा है उस डैम को बनाने के लिए, उसकी तरफ से एक प्राइवेट कंसल्टेंट को हायर किया है जो कि इसकी डिजिटलाइज ऐसे आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है, रॉक कार्विंग्स है,
इनको यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है, मगर यहाँ ये इनफ नहीं है। इसमें सबसे पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान को शामिल होना चाहिए था। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जितने भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है उनकी विद द इंटीग्रेशन स्पेशल फंड होने चाहिए थे, उनकी इंटीग्रेशन को लेके ये बेसिकली इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहिए था। वो इसलिए कि कोई भी हिस्ट्री होती है या कोई भी हेरिटेज होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, उसके लिए डिटेल स्टडी चाहिए होती है, उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ताकि उस चीज़ को प्रॉपरली बना सके। तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट है दोस्तों वो इन्वायरमेंट का है। क्लाइमेट चेंज का मैंने बताया कि साउथ एशिया नहीं बल्कि पूरे ग्लोब के अंदर इन्वायरमेंट का बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें लास्ट 5 ईयर्स के वेदर पैटर्न्स को ही उठा के देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं। जैसे जब ये मार्च का महीना आता है तो मार्च के महीने में बेसिकली ब्लॉसम आता है, बट इसमें अगर बारिश हो जाए तो वो जितने भी फ्रूट ट्रीज है, फ्लावर्स है, वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इकोसिस्टम है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बट हमें ऐसा कोई ग्राउंड लेवल पे काम नज़र नहीं आता है जो कि पर्टिकुलरली इस डैम के हवाले से, इस डैम के बनने के बाद जो इम्पैक्ट होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए कोई हमें ऐसा कोई पॉलिसी हमें ग्राउंड लेवल पे नजर नहीं आती है। और साथ साथ एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उस तक भी एक्सेस मौजूद नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि ये पब्लिक प्रोजेक्ट है और पब्लिक को इसकी सारी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस रीजन में इसकी जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है इसकी वजह से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें कोई ऐसा किस्म की एक्सेस इंफॉर्मेशन तक नहीं मिलती। सो ये 3 मेजर रीजंस थे दोस्तों जिसके बेसिस पे दियामर बाशा डैम के ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या ये डैम कंप्लीट 2028 तक कंप्लीट होगा। अगर 2028 तक कंप्लीट होगा तो इसमें कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि एस्टिमेटेड कॉस्ट तो $14 बिलियन है, बट कोई भी डैम बनता है तो उसकी जो फाइनल कॉस्ट बनती है वो तकरीबन 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब इसमें ये 5 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज होगा कॉस्ट या नहीं होगा ये हमें वक्त ही बताएगा। मगर इसमें एक और चीज़ ये भी है कि क्या दियामर के लोगों को उनके हुकूक मिलेंगे। जो एक नारा लगा है हक दो और डैम बनाओ, ये क्या कंप्लीट होगा, क्या उनको हुकूक मिलेंगे, क्या उनको डिव राइट्स गवर्नमेंट देगी या नहीं, ये हमें वक्त ही बताएगा। क्योंकि जितने भी निगोशिएशंस हुई है अभी तक वो नाकाम हुई है, उसमें कोई ख़ास हमें रिजल्ट्स नज़र नहीं आए। जो डिमांड्स है वो 31 डिमांड्स इस तरह के डिमांड्स है कि जो कि इंतहाई मेरी नज़र में स्पेशली वो बहुत छोटे डिमांड्स है, इससे बड़े डिमांड्स होने चाहिए थे। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली जितनी भी डिमांड्स है वो लोकल डिमांड्स है, और लोकल डिमांड्स अगर वो जो भी है जैसे भी डिमांड्स हो उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इसी तरह दोस्तों इसका फ्यूचर किस तरह का होगा, क्या वहाँ के लोगों को ड्यू राइट्स मिलेंगे, लोकल्स को दियामर बाशा डैम से कितना फ़ायदा होगा, क्या दियामर बाशा डैम पाकिस्तान को ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ ले जाएगा, क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है वो ख़त्म होंगे, ये तमाम चीज़ें हमें वक्त ही बताएगा। सो दोस्तों यहीं पर आज का हमारा वीडियो का अख्ताम होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।